जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था किसी चीज के लिए क्यों लागू करते हैं? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हम लोग के पास प्रॉपर एक पाई चार्ट होना चाहिए, प्रॉपर एक प्रारूप होना चाहिए कि किसी भी चीज को कैसे करना है। किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रॉपर एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में शादी है, हमको पता है कि चलिए 10 अप्रैल को शादी है, सब कोई को पता है, तो क्या हम आराम से बैठ सकते हैं उस चीज़ के लिए? उस चीज़ के लिए प्रॉपर हमें गेस्ट लिस्ट बनानी होती है, गेस्ट में हमें किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, इसके साथ साथ हमें किस लोगों को किस तरीके से ग्रीट करना है, किसको हमें क्या सरप्राइज देना है, किसे हमें क्या गिफ्ट देना है, ये सारी चीज़ें कौन तैयार करता है? जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरह जनजातियों में भी सबकी अलग अलग शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्था जो है वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आपराधिक, इन सभी मामलों को ट्रीट करता है। इन सभी मामलों को ट्रीट करने के लिए क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बहुत सारे पद पर नियुक्ति किए गए होंगे कि हाँ इस पद को ये लोग देखेंगे और इस पद को ये लोग देखेंगे। सबका अपना अपना वर्क फील्ड होगा, अपना कार्य होगा कि किसको कैसे किस तरीके से करना है। तो मुंडा जनजाति जो है, आप पहले पढ़े हैं तो उसका लैंग्वेज बताइए, मुंडा का लैंग्वेज क्या है? एंड टोटल पॉपुलेशन, मुंडा जनजाति की टोटल पॉपुलेशन मुंडा ट्राइब डिस्कस हो चुका है ना आप लोग का? टोटल पॉपुलेशन क्या है? मुंडा ट्राइब्स की टोटल पॉपुलेशन total population of Munda tribes. Anyone? Total population of Munda tribes, tell me. सारा ट्राइब डिस्कस कर दिया गया है, तो टोटल पॉपुलेशन किसको याद रखना है? प्रिपरेशन मतलब 0 लेवल पे है, यही हो रहा है पढ़ाई पे। यस बीमा रानी, राइट आंसर। आई एम आस्किंग अबाउट मुंडा पॉपुलेशन, मुंडा ट्राइब्स पॉपुलेशन 12.29 lakhs. And species of Munda tribes? Yes, Proto-Australite. तो मुंडा जो जनजाति है ये अर्लियर टाइम से ही, प्राचीन समय से ही वो अपना जो सुचारू रूप से अपना शासन व्यवस्था को चलाने के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक फील्ड का अलग अलग लोग नियुक्त किया गया है हर एक कार्य को देखने के लिए। अब हम लोग को ये देखना है कि हर मामलों को वो लोग डिस्कस किस तरीके से करते हैं, हर एक फील्ड में वे डील किस तरीके से करते हैं। तो मुंडा स्पीसीज लिख लिया, प्रोटोस्टोलाइट। They have their own traditional social self government system. उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। From ancient times to keep their society organized. प्राचीन समय से ही, ताकि उनका जो समाज है वो सुचारू रूप से चल सके। मतलब एक प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि प्राचीन समय से अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम होती है, प्रॉपर सामाजिक व्यवस्था होती है। और थ्रू दियर गवर्नमेंट सिस्टम अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वो किन किन चीजों के साथ डील करते हैं? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड क्रिमिनल। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक
एवं आपराधिक मामले। अब इन सभी मामलों को देख रेख करने के लिए मेन रोल किनका होता है? मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम में मेन रोल किसका होता है? मेन रोल इसमें सबसे पहला होता है मुंडा, पढ़ा राजा और राजा। तीन का मेन रोल होता है अपनी समाज व्यवस्था को चलाने के लिए। अब जो मुंडा है उसका क्या क्या है काम? मुंडा जो है वो हेड ऑफ द विलेज होता है, गांव का प्रधान होता है। हेड ऑफ द विलेज। मेजर रोल इन द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द विलेज। शासन व्यवस्था को चलाने में इसकी अहम भूमिका होती है मुंडा की। हाँ, represents the village in external and internal affairs, अपना जो वो मुंडा ट्राइब से अपना जो गांव का वो रिप्रेजेंट करता है। गांव के बाहर जो भी मामले हो रहे हैं, गांव के बाहर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका सारा चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको अपने गांव में किस तरीके से उस चीज के बारे में जागरूक कर सकते हैं अपनी आम जनता को, और किस तरीके से उससे हम लोग को डील करना है, वो चीज कौन देखता है? मुंडा देखता है। इसके साथ साथ अपने गांव को बाहरी जिलों में, बाहरी गांवों के सामने रिप्रेजेंट करना, मतलब जैसे होता है ना कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो स्टेट लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है तो हर एक स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, तो वो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी तरह मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम में जो मुंडा है वो अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं बाहरी क्षेत्रों में भी। ओके, इसको लिख लिए। अपने गांव को बाहर के गांवों के सामने प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं बाहरी लोगों के सामने, बाहरी गांवों के सामने, किसी भी कार्यक्रम के दौरान, किसी भी सभा के दौरान। The village is charged to tax and deposits through the employees in the zonal office. गांव से कर वसूलना तथा उसको कर्मचारियों के जरिए अंचल कार्यालय में सबमिट करवाना। कर वसूलना तथा कर्मचारियों के जरिए उसे अंचल कार्यालय में सबमिट करवाना। अंचल कार्यालय में जमा करवाना। डिपॉजिट्स थ्रू द एम्प्लॉइज इन द जनरल ऑफिस। और ये जो कर था ये पहले स्वतंत्रता से पहले कैसे सबमिट किया जाता था? या तो ये पढ़ा राजा को सबमिट किया जाता था या महाराजा को सबमिट किया जाता था। पहले तो बहुत सारा कर था, बहुत सारा टैक्सेस था जो कि डिपॉजिट करवाया जाता था विलेजेस के जरिए। अब उसको डिपॉजिट करने के लिए जो है वो सारा सिस्टम कौन लागू करता था? हर एक गांव में, जैसे कि मुंडा ट्राइब्स
लेकिन हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस से पहले गाँव में किसका सबसे ज्यादा प्रधानता होता था? जमींदार का। कर वसूलने का काम जो है वो लाया कौन? जमींदारों के द्वारा लाया गया। क्यों? क्योंकि जो किसान थे उनका प्रॉपर जो जमीन था वो तो उन लोगों का नहीं था। प्रॉपर जमीन होते हुए ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो जमींदार थे वो क्या किए थे? किसानों को बंधुआ बना लिए थे। बंधुआ बनाने के बाद उनसे कर वसूलना, टैक्स वसूलना किसका काम था? जमींदार का। अगर किसी किसान के पास 100% उसका लैंड है, जिसको वो 75% जो है गिरवी रखा है जमींदार के पास, लेकिन जमींदार जो है वो उसमें आपका इतना इंटरेस्ट हुआ, इतना और सारा चीज जोड़ के उसका 100% जो लैंड होता था वो अपने पास रख लेता था। उसमें क्या है? किसान जो फसल उगा रहा है, वो फसल उगाने के बावजूद भी क्या वो अपना सारा जो फसल से जो प्रॉफिट मिलता था वो सारा किसान के पास जाता था 100% लैंड का? नहीं, वो किसके पास जाता था? जमींदार के पास जाता था। उसके बाद भी ये उन लोगों को 2 टाइम्स का भी जो फूड है वो उन लोग एलिजिबल नहीं होते थे कि हम लोग 2 टाइम का भोजन भी अपनी खेती से कर सके। इसके बाद उन लोग को कर वसूलने का प्रॉब्लम। इवन अगर कभी फ्लड आया या कभी सूखा घोषित हो गया क्षेत्र, तो इसमें क्या था कि वो जो किसान थे वो कर्ज में डूबते चले जाते थे। तो इसी सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जनजाति जो है अपना अपना गवर्नमेंट सिस्टम लागू की। लेकिन स्वतंत्रता से पहले जो कर वसूला जाता था वो कहाँ जाता था? परहा राजा के पास जाता था या फिर मानकी के पास जाता था। लेकिन अब क्या है? स्वतंत्रता के बाद ये किसके पास जा रहा है? अंचल कार्यालयों में जा रहा है, सरकारी दफ्तरों में जा रहा है। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखिए, पढ़ा राजा। कुछ क्षेत्रों में अभी बताएंगे, पढ़ा राजा के बारे में बताएंगे ना, तो हम बता रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो कर वसूला जाता था वो किसको दिया जाता? Organization formed by combining many villages minimum 12 to 20, 12 से 20 गांवों को मिलाकर एक संगठन बनता था जिसे परहा कहते हैं। एंड पढ़ा राजा इज द हेड। और जो पढ़ा राजा था वो क्या होता था? हेड। 12 to 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता था, ठीक है? और उसका हेड कौन कहलाता था? पढ़ा राजा। पहले कितना पढ़ा होते थे? पहले 12 पढ़ा होते थे, लेकिन अभी कितने हैं? 22 हैं। 22 पढ़ा, मतलब सोच लीजिए कि अगर एक पढ़ा में 20 विलेजेस है तो 22 में 440। और जो पढ़ा राजा था वो हेड, पढ़ा राजा होता था, सारे पढ़ा का जो हेड होता है वो सारे डिसीजंस लेता था। पढ़ा राजा का काम क्या था? वो हेड था, उसको ये पता है कि जो भी मामला मेरे पास आया है उसको डील कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ साक्षी थाना क्षेत्र में है, वहाँ पे है साक्षी थाना में, आप बताएं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व आउट नहीं किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? हेड के पास जाएंगे। अगर साक्षी थाना कोई डिसीजन लिया आपके लिए कि हाँ ये आपका प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे कि हाँ ये चीज जो है ये मेरे हित में नहीं है, तो इसको दोबारा देखा जाए। उसी तरह मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम में भी वही होता था। पहले जो है सारा जो प्रॉब्लम्स था वो किसके लेवल पे देखा जाता था? गांव स्तर पे जो भी प्रॉब्लम है उसको कौन देखता था? मुंडा। लेकिन मुंडा अगर कोई भी डिसीजन लेता है
किसी भी डिसीजन को वो प्रूव करता है, पास करता है। तो अगर गांव में से किसी को भी जो विक्टिम है उसको अगर वो डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाता है? परहा राजा के पास। नेक्स्ट लिखिए। मैम अभी 22 टोटल पढ़ा जो बोल रहे हो मतलब में रहता है, अच्छा में 22 परहा राजा मुंडा जनजाति का बता रहे हैं। 22 ये 22 जो, हाँ अभी जो है 22 है, पहले 12 पढ़ा होते थे, अब 22। इन झारखंड ना पूरा झारखंड में 22 है। परहा राजा जो होते हैं 22 नहीं, पहले गाँव में जैसे कि 12 परहा होते थे, जैसे ट्राइब्स होता है ना, तो मुंडा जनजाति जहाँ जहाँ निवास करती है, जहाँ जहाँ मुंडा ट्राइब्स का लोकेशन है, वहाँ पर परहा राजा ऐसे ही परहा बनता होगा, ठीक है। उन परहा में गाँवों का जो कंट्रीब्यूशन है, पहले कंपल्सरी 12 के लिए था, लेकिन अब कितना है 22, लेकिन मिनिमम दिया गया है कि 12 to 20 के बीच में अगर रहता है तो वो एक परहा कहलाएगा। और लेकिन अभी क्या है, मैक्सिमम सभी गाँवों का जो है कितना है, लास्टली 22 रखा गया है। सारा जो मैटर्स है जो रिजॉल्व नहीं किया जाता है मुंडा के साथ, वो कौन देखता है? परहा राजा। उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। डिस्प्यूट मैटर्स व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय द मुंडा, दोज मैटर्स आर सेंट टू परहा असेंबली इन 22 परहा असेंबली, 22 परहा राजा सभा में उसको भेजा जाता है। अभी बताए ना उसी को है उसी। अच्छा, जो भी मामले हैं जिनको मुंडा स्तर पर, मतलब कि जिसको मुंडा नहीं देख पाता है या मुंडा सॉल्व आउट नहीं कर पाता, हल नहीं कर पाता है, लिख लीजिए, लिखिए। जिन मामलों को की सुनवाई मुंडा नहीं कर पाता है, उन मामलों को 22 परहा सभा में भेज दिया जाता है। और 22 परहा सभा जो डिसीजन ले लिया, 440 मैंने जस्ट एग्जांपल आपको बताया मनीषा, कि अगर एक परहा में 20 हैं तो 22 परहा में कितने विलेजेस हुए, मैंने वो बताया है आपको। और 22 परहा सभा जो डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन जो है अगर आपको, आप उसके लिए पसंद है आपको या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उससे 22 परहा सभा जो है उसको, परहा राजा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बार बार उसके जो डिसीजन है उसका विरोध करते हैं तो उस समय आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। अब तो हम राजा के पास जा सकते हैं, इसके बाद तो राजा है। नेक्स्ट है राजा। 22 परहा राजा जो होता है उसका हेड क्या कहलाता है? राजा। राजा। अभी जो आपने बोला 22 परहा सभा में जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है इसके साथ बैठ के, अकेले जो है परहा राजा नहीं लेता है, वो इसके साथ बैठ के डिसीजन लेता है। और ये जो डिसीजन है ये कहा जाता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के समान है मुंडा जनजाति में। अब राजा के अंदर जो है बहुत सारा पद होता है। राजा के अंदर बहुत सारा प्लेसेस होता है, जो बोलते हैं ना स्कूल में, पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर आते हैं। तो ये सारी जो है, ये सारा एक एक पद है। कोऑर्डिनेटर भी पहले टीचर्स से बैठ के डिस्कस करता है, टीचर से डिस्कस करने के बाद सारे सब स्टाफ से डिस्कस करता है, तब जाके वाइस प्रिंसिपल को अपना रिपोर्ट सौंपता है। वाइस प्रिंसिपल से डिस्कस करने के बाद जो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिसीजन लेने का हक स्कूल का किसको होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे ये प्रोसेस कितना चला, टीचर्स आपस में डिस्कस किए, टीचर्स के बाद टीचर्स ने अपना रिपोर्ट किसको सौंपा? कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर ने किसे सौंपा? वाइस प्रिंसिपल को।
वाइस प्रिंसिपल ने सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया कि हाँ ये चीजें हैं, तो इसमें टीचर्स का जो डिसीजन आया है, टीचर्स का जो डिसीजन लिया गया है वो कितना हद तक सही है, वो रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है? वो तैयार कर रहा है वाइस प्रिंसिपल। में भी ऐसा हो सकता है कि जो टीचर्स ने रिपोर्ट तैयार किया होगा वो गलत होगा, तो उस समय वो वाइस प्रिंसिपल उसको अपने लेवल पे देख कर सही कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वो जो रिपोर्ट है वो प्रिंसिपल के पास नहीं गया है, और मेन पॉइंट कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास नहीं गया है। हाँ, तो ये जो मामला है ये इसी लेवल पे सुलझ सकता है आराम से, इसी लेवल पे हम लोग उसका देख रेख कर सकते हैं। तो उसी तरह राजा के अंदर में बहुत सारे पद आते हैं, उनके बारे में लिखिए। ठाकुर, सबसे फर्स्ट है ठाकुर। टू सपोर्ट पढ़ा राजा इन ईच एंड एवरी वर्क। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। जो हर एक कार्य में उसकी मदद करता है। अब क्या है, पढ़ा राजा जो है वो खुद से तो नहीं जाएगा ना सारे मामलों का देखरेख करने के लिए। अगर गांव में चोरी हुआ है और पढ़ा राजा के पास इंफॉर्मेशन आता है, तो क्या पढ़ा राजा खुद जाएगा देखने किसके घर में चोरी हुआ है, या फिर यहाँ पे हम लोग थाना में जाके कंप्लेन करते हैं? तो पहले क्या, कांस्टेबल आता है, जांच पड़ताल किया, सबसे पहले जो है डायरेक्ट हम लोग जो है ये एसपी के पास तो नहीं चले जाते हैं कि मेरे घर में चोरी, हम अपना जो क्षेत्र है उसको छोड़ के उच्चतम न्यायालय के पास तो नहीं जाते हैं। उसी तरह पढ़ा राजा का सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला कौन होता है? ठाकुर होता है। ठाकुर जो है उसको ईच एंड एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र का इंफॉर्मेशन ला के देना किसका काम है? ठाकुर का काम है। आप चोरी हुआ तो क्यों हुआ, अगर कोई फेस्टिवल है तो कब है, इस फेस्टिवल से कोई दिक्कत होने वाला है, इस फेस्टिवल में कुछ ऐसा चीज कर सकते हैं जिससे गांव का डेवलपमेंट हो, तो ये सारा चीजों का इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है? ठाकुर का है। नेक्स्ट लिखिए, दीवान। ये किंग्स मिनिस्टर होता है, राजा का मंत्री होता है। द किंग ऑर्डर्स द दीवान फॉर एनी असेंबली। एंड द दीवान टेक्स फर्दर एक्शन। जो राजा है वो किसी भी सभा के लिए, राजा किसी भी सभा के लिए दीवान को आदेश देता है, और जो दीवान है वो सारे जो आदेश है उसको फॉलो अप करना, उसको किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू देखना है, वो काम कौन देखता है? दीवान। अब जो दीवान होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है गढ़ दीवान, दूसरा है आपका राज दीवान। गढ़ दीवान, गढ़, गढ़ दीवान जो है वो गढ़ के अंदर की क्रियाकलापों को देखता है। इनसाइड एक्टिविटीज को देखता है, और जो राज दीवान है वो गढ़ के बाहर की क्रियाकलापों को देखता है। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर, दारोगा। इंस्पेक्टर कंट्रोल्स द असेंबली, सभा का नियंत्रण करता है। जो दारोगा है वो सभा का नियंत्रण करता है।
checks the person entering in the assembly. जो भी व्यक्ति सभा में एंट्री करता है, सभा में भाग लेता है, उसको चेक करता है कि उसके पास हथियार है कि नहीं। सबसे पहले ये चीज देखिए कि ये तो आम पब्लिक, कोई सभा बुलाया गया, कोई भी पॉलिटिशियन है, अगर वो आम सभा बुलाता है तो एक बैरिकेडर लगा होता है पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए एक लिमिट्स तय की गई होती है कि हाँ आपको इतना के बीच नहीं आना है। उसके बीच में जो भी लोग आते हैं उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है, मॉनिटाइजिंग की जाती है उनकी। वो सारी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। नॉर्मल अभी आप लोग सब कोई मॉल जाते होंगे, शॉपिंग मॉल में आप देखते होंगे एक लगा होता है मशीन, जिसमें से हम लोग का चेक होता है, उसके बाद ही हम लोग एंटर करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों किया जाता है? ताकि कोई आपराधिक मामले का दिक्कत ना हो, कोई अपराध वहाँ पर नहीं क्रिएट हो। तो इन सभी चीजों को देखने का काम किसका है? इंस्पेक्टर। नेक्स्ट लिखिए पांडे। व्हाट हैपेंड, बोलिए। दारोगा जो टर्म है ये पाने पर फाइन लेते हैं। ये सुने नहीं दारोगा में कोई दूसरा नाम पांडे, सब नाम सब पढ़े। सारे बुक्स में एक जैसा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हो सकता है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें नहीं दिया हो। और झारखंड एक ऐसा टॉपिक है, आप जितना बुक्स ओपन कीजिएगा उतना आपको डाटा मिलेगा और उतना आप कंफ्यूज होंगे। और झारखंड सबसे बोलते हैं ना उसको जलेबी की तरह टेढ़ा, वही है। जितना बुक प्रेफर कीजिएगा उतना आपको प्रॉब्लम होगा। या तो किसी एक बुक को प्रेफर कीजिए या जितना नोट्स यहाँ से मिला है उसको कीजिए। नेक्स्ट लिखिए पांडे। Having the responsibility, keeping all types of paper and documents. सभी प्रकार के दस्तावेजों को रखने का दायित्व तो पांडे का होता है। सभी प्रकार के दस्तावेजों को रखने का दायित्व तो किसका होता है? पांडे का। अब ये जो दस्तावेज है वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं? जमीन जमीन से रिलेटेड हो, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, सभी मामलों से। गांव से रिलेटेड जितना भी पेपर वर्क है वो किसके पास होता है? पांडे के पांडे। और सारा पेपर वर्क अगर किसी भी गांव के लोग को किसी को कराना है तो वो किसके पास जाएगा? पांडे पांडे के पास। नेक्स्ट है लाल। लाल इज सिमिलर एज लॉयर, वकील के समान होता है, जो कि सभा में बहस करने का काम करता है, जिरह करने का काम करता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, गांव में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हम ही लोग को कोई भी दिक्कत होता है जो कि आपका कानून से रिलेटेड हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? वकील की मदद लेते हैं। लॉयर हायर करते हैं या खुद ही चले जाते हैं कोर्ट में अपना जो पक्ष है उसको रखने के लिए? नहीं, क्योंकि हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, उस चीज को हमको फॉलो करना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता तो जज का क्या जरूरत है? हमको लॉयर का क्या जरूरत है? हम लोगों को हम लोग खुद ही सारे मामलों का सुनवाई कर लेंगे। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाया गया? शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। और हर एक जगह में ये जो रूल्स है ये बनाया गया है। तो जो लाल होता है वो किस तरीके से किसके सिमिलर होता है? लॉयर के सिमिलर होता है। नेक्स्ट लिखिए सोल्जर, सिपाही। सिपाही को बर्तनदाज भी बोलते हैं। हाँ, बर्तनदाज भी बोलते हैं। बर्तनदाज
इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे। इसका अन्य नाम क्या है? अनदर नेम जो है बर्तनदाज है। सर्व द नोटिस इन द विलेज बाय द ऑर्डर ऑफ दीवान। दीवान अगर कोई भी नोटिस, दीवान जैसे राजा दीवान को नोटिस दिया, अब उस नोटिस को गांव में घूम घूम कर उसको हर एक लोग तक पहुंचाना किसका काम होता है? बर्तनदाज का, सिपाही का। उसको लिख लीजिए। गांवों में घूम घूम कर सारे नोटिसेस, सारे ऑर्डर्स को हर एक लोग तक पहुंचाना। नेक्स्ट लिखिए पाहन। मुंडा असिस्टेंट, मुंडा का सहायक होता है। इन द एब्सेंस ऑफ मुंडा saw all the emergency work of the village। मुंडा की अनुपस्थिति में गांव के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसका देखरेख कौन करता है? पाहन करता है। अब क्या है, अगर मुंडा उस टाइम पे गांव में उपस्थित नहीं है, अगर गांव में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो पाहन को इतना राइट है कि वो अपने से खुद कोई डिसीजन ले सकता है। इतना राइट पाहन को दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुंडा की अनुपस्थिति में भी हो सकता है मुंडा काफी दिनों के लिए नहीं हो या कुछ दिनों के लिए नहीं हो, तो उस टाइम पे उसका काम क्या है? उस टाइम पे वो सारे, लेकिन उन सभी चीजों को उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सारी चीजों को पॉइंट वाइज सारी चीजों को नोट डाउन करके रखना और सबका पेपर वर्क होना ये जरूरी है। तभी जाकर जब मुंडा आता है तो उसके जो भी डिसीजंस है उसको पास आउट करता है। अगर उसके डिसीजन से कोई दिक्कत आता है तो मुंडा के आने के बाद उस डिसीजन को बदला जा सकता है। ये भी जो प्रावधान है ये इस जनजाति में है। नेक्स्ट लिखिए पुजारी पाहन। अलग अलग do all the religious work। धार्मिक क्षेत्र से संबंधित सारे कार्य जो है वो कौन देखता है? पुजारी पाहन देखता है। तो उस कार्य में कौन कौन सा काम आता है? कोई भी फेस्टिवल है तो उसका डेट डिसाइड करना, किसी भी फेस्टिवल का डेट डिसाइड करना, और ये जो डेट डिसाइड होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? मुंडा की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट लिखिए महतो। असिस्टेंट ऑफ मुंडा एंड पाहन, मुंडा और पाहन का सहायक होता है। Work to issue information in the village it is its job to give the order of Munda to the whole village। मुंडा अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसको पूरे गांव में एज एन ऑर्डर पास आउट करने का काम किसका है? महतो का है। और महतो जो है ये मुंडा और पाहन के साथ मिलकर सारा डिसीजन लेता है। मुंडा और पाहन को हर एक चीज की जानकारी देने का काम किसका होता है? महतो का है। गांव के बाहर अगर गांव से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम राइज कर रहा है, तो उसका जो काम है क्या है? गांव के अंदर आकर जो हेड है मुंडा को सारे इंफॉर्मेशन
देना, ताकि इससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। मैम मैं तो एक बार रिपीट कर दूंगी। महतो जो है ये मुंडा और पाहन का सहायक होता है। मुंडा और पाहन का सहायक होता है। गांव से बाहर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ेगा, अपने गांव में, मुंडा ट्राइब्स में पढ़ने वाला है, उसके गांव में पढ़ने वाला है, तो उसका काम क्या है, उसकी सूचना मुंडा को देना। उसकी सूचना मुंडा और पाहन तक पहुंचाना, ताकि ये लोग समय रहते उस चीज को सुधार सके, समय रहते उस चीज के बारे में एक प्रॉपर डिसीजन समाधान ले सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पुरोहित। परफॉर्म द एक्ट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित के द्वारा किया जाता है। अब शुद्धिकरण कब करवाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति समाज विरोधी कोई कार्य करता है तो उसको सोसाइटी से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है ना। तो जब उसको बहिष्कार कर दिया जाता है समाज से, तो उस समय एक पर्टिकुलर उनका जो पनिशमेंट होता है, ऐसा तो नहीं है उनको जीवन भर के लिए समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, नहीं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिमिटेड में ही मतलब कि बोला जाता है कि ये आपको 2 साल के लिए समाज से बहिष्कार किया जाता है। तो ये 2 साल के बाद जब उनका सजा खत्म होने वाला है तो वो डायरेक्टली वापस अपने गांव में आके नहीं रह सकते। उसके लिए उनको क्या कराना होता है, शुद्धिकरण कराना होता है, प्यूरिफिकेशन कराना होता है। और ये कार्य किसके जरिए होता है, पुरोहित के जरिए, और कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए घटवार। हाँ, घटवार। डिस्ट्रीब्यूट्स फाउंड कंटेंट इन पेनाल्टीज। सजा से संबंधित जितनी सामग्री होती है उसको बांटने का काम किसका होता है, घटवार का होता है। सजा से संबंधित सारे सामान को बांटने का कार्य, मतलब कि जब किसी को सजा दिया गया है तो उसके लिए ये चीज जरूर मुंडा ट्राइब्स में होता है कि आप किसी भी जो एक प्रॉपर बाजार है उसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जरूरत की जितनी सामानें हैं, उनकी जरूरत की जितनी चीजें होती हैं, वो चीजें जो है प्रॉपर उस जो विक्टिम है उस तक पहुंचाया जाता है। और ये काम कौन करता है, घटवार। ये काम किया जाता है घटवार के बाद। नेक्स्ट लिखिए चवार डोलाइत। चवार डोलाइत। चवार डोलाइत का काम ज्यादा नहीं है, सभा में हाथ पैर धुलाने का काम जो है वो किसका होता है, चवार डोलाइत का होता है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर तो एक अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई मीटिंग है तो उसमें ये सारे कार्य नहीं होते हैं। अगर कोई रिलीजन से संबंधित है, मंदिर में कोई प्रोग्राम है या किसी के घर में फेस्टिवल से संबंधित कोई प्रोग्राम रखा गया है तो उस समय इसका काम होता है किसका, चवार डोलाइत का। ठीक है, हाथ पैर धुलाने का कार्य। नेक्स्ट लिखिए पान खवास। पान खवास। बैठक में खाना वो तो नाश्ता नाश्ता दे, बैठक में भोज्य पदार्थ, सभा में जलपान और तंबाकू का वितरण करता है। जलपान और तंबाकू का वितरण करने का काम किसका होता है, पान खवास। पान खवास। हुक्का भी देता है, वो सारा चीज इसी के अंतर्गत आता है। आपको काफी एक्सपीरियंस है एंथनी। उस सभा में आप एक सभा में सम्मिलित होने का मौका मिला था। बहुत अच्छी बात है, ऐसी किसी को सभा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलता है। आजकल भी होता है,
जनरली आजकल अच्छे लोगों के यहाँ भी ये सब सिस्टम और फॉलो अप किया जा रहा है। वैसे भी हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो रिचुअल्स हम छोड़ चुके हैं वो रिचुअल्स को अब लोग फॉलो करना अपना मतलब क्या बोलते हैं हाई सोसाइटी में उसको अब फॉलो किया जा रहा है। जिस चीज को मीडियम क्लास फैमिली जो है फॉलो करना जरूरी नहीं समझते हैं वो अब हाई सोसाइटी उसको मेंटेन कर रही है। तो सारी चीजें जो है वो पुराने जो जनरेशन से ना वो वापस आ रही है। तो मैम पंचायती राज को ये लोग नहीं मानता है। इन लोग का अपना व्यवस्था होता है। नहीं, अपना व्यवस्था ठीक है, लेकिन जैसे पत्थलगड़ी है वहाँ पर लोग किसी को गैर आदिवासी को प्रवेश को वर्जित नहीं, ये लोग भी उस हाँ, तरह से है क्या? हाँ, अपना जनजाति इन लोग का सबका कब्रिस्तान भी अपना अलग अलग होता है, उसमें कोई और जनजाति नहीं जा सकता तो है। ये लोग तो आधार कार्ड को भी चला देता है, मतलब सरकार के मतलब हाँ, वो क्या होता है जनरली जला देने से क्या है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा समय आने वाला है कि उनके जलाने से जो लॉस है वो किसको जाने वाला है, उन्हीं को जाएगा। चाहे वो जॉब ईच एंड एवरी फील्ड, अभी आधार कार्ड जो है वो आपके लिए अपना बैंक सब अपने खोल दिया है। कुटी में जोसेफ कुटी जो है वो अपने बैंक में मतलब बोलता है कि आधार कार्ड ये सब जला दीजिए, हम लोग अपना बैंक खोले हैं, हम लोग नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे। और जिस दिन ये शासन हट गया, उस दिन जिस दिन सरकार ने उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया, उस दिन क्या होगा? उस दिन तो फिर से सारी चीजों सारा पेपर वर्क उनको फिर से करना होगा। समझिए तो बैक चले जाएंगे बिफोर 10 इयर्स। जो चीजें 10 साल बाद होने वाली अभी स्टार्ट होने वाली थी, फिर से उनको रीस्टार्ट करना है अपना लाइफ। तो वो अपने लिए बैक बोलते हैं ना, बैक टू पवेलियन, वो अपने लिए कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विवाद से संबंधित जो भी है, विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि। लिखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिस्प्यूट एग्जीक्यूशन। इसमें जो है 3 स्टेज के अंतर्गत जो है सारा विवाद को हल किया जाता है। ठीक है, आंसनी बताइए 3 स्टेज के बारे में। ये जो 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये बनाया हुआ है उनका, लेकिन समझ इसको एक समरी के रूप में हम समझा रहे हैं। पहले क्या है, कोई भी विक्टिम है, जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट वो इंफॉर्मेशन किसको देता है? मुंडा को इंफॉर्मेशन देता है। मुंडा को इंफॉर्मेशन देता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये मुझे हो रहे हैं, तो आप इस चीज के बारे में गांव में सभा बुलाइए, मीटिंग बैठाइए, इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। मुंडा जो है वो किसको बोलता है? दीवान को बोले सूचना देने के लिए सिपाही। मुंडा किसको बोलता है? मुंडा में मैं एक बताया था, हाथ मुंडा उसका मुखिया होता है, वो उसका फिर क्या करेगा? वो उसको मुखिया को बोला जाता है प्रॉपर। वो जो ट्राइब्स में मैंने पढ़ाया था, ये जनजाति शासन व्यवस्था जो उनका पंचायत था, हम उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें हाथ मुंडा का कोई नहीं, इसमें हाथ मुंडा का भी कोई रोल नहीं। बताइए मुंडा किसको बताएगा? पढ़ा राजा तो डिसीजन लेता है, तो पढ़ा राजा को ही बोलेगा सारा इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद हम डिसीजन देंगे। सूचना देने का काम अभी हम जस्ट सिपाही। यस, मुंडा जो है वो किसको बोलेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए? सिपाही को भी नहीं, लाल को भी नहीं, महतो को बोलेगा कि सारे गांव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि इस मैटर में रियलिटी क्या है। उसके बाद गांव में सभा बैठेगी जिसमें महतो और पाहन और मुंडा ये तीनों रहेंगे। विक्टिम जो है उसका बात और जो आरोपी है उसका बात, दोनों को सुना जाएगा। सुनने के बाद जो फैसला है वो कौन लेता है? मुंडा जो है वो अपनी बातों को रखेगा,
उस बात को रखने के बाद वो डिसीजन किस हद तक सही है, वो डिसीजन किस हद तक सही है, ये देखने का काम किसका होता है? पढ़ा राजा का। मुंडा महतो और पाहन के साथ मिलकर अपना एक मुंडा जो है वो प्रॉपर्ली अपना ओन डिसीजन ले सकता है और ये मानना भी है। ये मानने का जो प्रावधान है वो किसका है? ये मानने का प्रावधान मुंडा ट्राइब्स में ही बनाया गया है। लेकिन मुंडा जब हत्या से संबंधित या फिर कोई अन्य मामले हैं जिसमें जो मामला है वो काफी पेचीदा है, तो इसमें वो किसका किसका हेल्प लेता है? महतो और पाहन। पढ़ा राजा पढ़ा राजा तो हेड होता है, वो तो अलग है। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। महतो और पाहन के साथ बैठ के वो डिसीजन लेके वो अपना डिसीजन दे दिया मुंडा। तब अगर मुंडा के डिसीजन से जो विक्टिम है उसको कोई प्रॉब्लम है, तब ये मामला कहाँ जाता है? 22 पढ़ा सभा में जाता है और वो जो डिसीजन होता है वो सर्वमान्य होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के समान है। 22 पढ़ा सभा जो डिसीजन लेता है वो राजा के साथ बैठ के ही लेता है और समाज करने का हक मुंडा को नहीं है। समाज से बहिष्कार करने का हक किसको है? 22 पढ़ा राजा उसको बोलते हैं, 22 पढ़ा राजा। अच्छा, 22 पढ़ा का भी एक हेड है। हाँ, 22 पढ़ा सभा का हेड कौन है? राजा। तो ये लोग दोनों हमेशा अगर 22 पढ़ा सभा में कोई डिसीजन लिया जा रहा है ना, तो वो डिसीजन समझिए कि कौन ले रहा है? राजा ही ले रहा है। बस 22 पढ़ा सभा अपनी बातों को रखता है, लेकिन उस पे मुहर जो है स्टाम्प कौन लगाता है? राजा लगाता है। पूरा मंत्री परिषद टाइप हो गया। क्या? संसद राष्ट्रपति का जैसा हत्या वाला मामला को लोग थाना भेज देता है। अभी जो है, अभी तो सारे जनजातियों में है। अभी सारे जनजातियों में सब कोई जो है बोलते ना मॉडर्न आधुनिक होते जा रहे हैं। तो अब जो ये सब व्यवस्था है एक समझिए कि एक लेवल तक ही सीमित रह गया है। जो भी डिसीजन अब लगता है कि हाँ ये 22 पढ़ा सभा के हाथ से भी बाहर है, तब उस समय वो लोग कहाँ भेज देता है? ये सारा मामलों को कहाँ भेजता है? थाना में भेज देता है। और ये जो 22 पढ़ा सभा जो है ये सोसाइटी से एक्सपेल्ड करने का राइट किसको है? ये लिख लीजिए, 22 पढ़ा सभा को है। सोसाइटी समाज से बहिष्कार करने का अधिकार 22 पढ़ा सभा को है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट रोल ऑफ गवर्नेंस। हमें स्टेज बताए नहीं कि समरी बता दी कि करके स्टेज भी बता देते हैं। इस स्टेज में जो फर्स्ट है जो है विक्टिम जो है बोला मुंडा को। अब मुंडा जो है वो सारी चीजों का देख रेख किया, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। सेकेंड में स्टेज में क्या 22 पढ़ा सभा में दूसरा बार में न जाता है इंफॉर्मेशन। और थर्ड स्टेज क्या हुआ? सारा जो डिस्कस जो मेन डिसीजन हुआ वो थर्ड स्टेज में आता है। और अगर उसमें भी सॉल्व आउट नहीं हुआ तो कहाँ जाता है मामला? थाना में जाता है। तो मैं मुंडा फिर बरहरा वो तो ना मेंशन तो नहीं करना, वो तो आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, उस टाइम पे भी जब मामला 22 पढ़ा सभा पे से भी पार होता था, उनकी भी समझ से बाहर होता था, तो या तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। समाज से बहिष्कार करने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है तो उस समय जो है वो कहाँ जाता है? वो थाना जाकर। उस समय थाना एग्जिस्ट करता था क्या? उस समय नहीं, लेकिन अभी इस चीज को तो आप जानेंगे ना, अभी तो इस चीज को आप डालेंगे अपने पॉइंट में, क्योंकि उस टाइम का लेकर अभी हम लोग लिखते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता, नहीं होगा। तो ये 3 स्टेज में है, ये सारा मामला जो है उसका सुनवाई होता है। अब जो है डिफरेंट रोल ऑफ गवर्नेंस देखेंगे। विभिन्न मामलों में पारंपरिक व्यवस्था, ट्रेडिशनल अरेंजमेंट इन वेरियस केसेस।